नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और शाम के कारोबार में इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 143 रुपए नीचे है, 47,120 के नीचे। और चांदी की कीमतों में भी इस वक्त दबाव का माहौल है। चांदी का भाव भी नीचे ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स पर चांदी में 243 रुपए की कमजोरी है। सवाल यह है कि क्या अब यहां से गोल्ड के दाम और गिरेंगे या फिर गोल्ड महंगा होने वाला है? क्या इस बार दिवाली पर आपको सस्ता सोना मिलेगा या आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे? ये हम आपको बताने जा रहे हैं और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। और कोठारी जी हमारे साथ, पृथ्वीराज कोठारी हैं, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप सभी का बहुत स्वागत है। कोठारी जी, आप जरा बताएं सर, क्या गोल्ड के जितने भी निगेटिव पॉइंट थे, क्या वो अब खत्म हो गए हैं? क्या गोल्ड का बुरा दौर अब खत्म हो गया है, ये कहना ठीक है, या कुछ और दर्द बाकी है सर? पृथ्वीराज कोठारी जी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही सवाल बीरेन जी मेरा आपसे होगा, तो क्या कहेंगे आप? मार्केट काफी समय से बेसिंग में है, यानी 43,000 का जो लो हमने देखा था 3-4 महीने पहले, उसके बाद निरंतर ये 46-48 के बीच घूम रहा है। जो रिसेंट डेटा आया इन्फ्लेशन का भी और एम्प्लॉयमेंट का भी, वो ऐसा कुछ इंडिकेट करता है कि टेपरिंग डिले होगा और ये जो लिक्विडिटी पार्टी है वो कुछ समय तक शायद जारी रहेगी। तो ये 22 तारीख अगले बुधवार की जो मीटिंग होती है, उसमें अगर टेपरिंग का कोई रोड मैप नहीं आता है तो हम गोल्ड में अपसाइड थोड़ी देखेंगे। मैं टेंटेटिव 48,200 तक का मानता हूँ आफ्टर दैट मीटिंग, उस मीटिंग के बाद। और फिलहाल डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड की गुंजाइश है। ओके सर, ठीक है। तो ये राय है आपकी। कोठारी जी, आप जरा बताएं सर कि क्या आपको भी लगता है कि अब गोल्ड में जितने भी गिरावट की वजह थी, वो सारी वजह अब मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है, अब यहां से मार्केट तेजी का रुख करेगा, या आपको लगता है कि अभी भी मार्केट बढ़ने में थोड़ी दिक्कत है? फिलहाल नेक्स्ट वीक हेड ऑफ एफओएमसी मीटिंग भी है और प्लस अभी एग्जीबिशन है यहाँ पे इंडिया में, तो डिमांड भी काफी अच्छा है और हेड ऑफ फेस्टिवल अच्छा है और मानसून भी ठीक ठाक रहा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड का थोड़ा डिमांड इंडिया और चाइना में सिर्फ बाइंग है। ओवरऑल आप अगर देखोगे तो कहीं पे भी बाइंग नहीं है। और जैसे गोल्ड $1,800 के ऊपर जाता है तो माइंस वाले हेजिंग करने को आ जा रहे हैं। तो अब गोल्ड ज्यादा ऊपर में 1840 के ऊपर अगर बंद होता है या 1840 ब्रेक करता है तो गोल्ड में एक नई रैली आएगी, नहीं तो 1840 तक उसका एक बैरियर है ऊपर में। और इन टर्म्स ऑफ अगर रुपये में आप देखोगे तो 47,700 800 ऊपर में, या 48,000, और डाउन साइड 46,650 या 750 है। ज्यादा उतना गैप नहीं है, तो फिजिकल डिमांड भी उसको सपोर्ट करा। बट ओवरऑल जैसे $1,800 के ऊपर जाते हैं तो हेज फंड उसको माइंस वाले उसको हेजिंग करने काफी आ रहे हैं। आपने जैसे लास्ट 3 दिन देखा होगा तो 1830 बना के फिर नीचे आ गया था गोल्ड। तो ऐसा प्रेशर अभी भी गोल्ड पे बना हुआ है। बट यही सलाह दूंगा कि बाय ऑन डीप सी कीजिए, जो भी भाव करेक्शन आता है उसमें आप बाय करके चलिए। कोठारी जी, दिवाली पर गोल्ड सर क्या 50,000 के भाव पर बिकेगा क्या इस बार भी? देखिए, अभी इक्विटी मार्केट अच्छा चल रहा है, सेंटीमेंट लोगों का अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी 50,000 आ भी जाए। अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है तो अलग बात है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल 50,000 तक मार्केट जल्दी आ जाए। बट एफओएमसी में अभी उनका मीटिंग में क्या होता है, क्या डिसाइड होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सी डिपेंड करता है।
अगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाता है तो यहाँ पे भी 50,000 हो जाता है, बट थोड़ा प्रेशर है अभी भी डाउनफॉल का। 1770 1760 बेस्ट बाइंग लेवल है, और मैंने जैसे कहा कि 1840 अगर ब्रेक करता है 1840 तो एक नई रैली होगी, नहीं तो वहां तक जाके गाड़ी फिर रुक जाती है। ओके, एक सवाल कोठारी जी मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर कि इस बार की दिवाली ज्वेलरी मार्केट के लिए कैसी रहने वाली है? ज्वेलरी की डिमांड आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब तो ओपन अप हो गई हैं चीजें और वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आप जरा बताएं कि क्या ज्वेलरी की डिमांड इस बार बढ़ने वाली है दिवाली पे? नो डाउट है, लास्ट कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं अब धीरे धीरे खुल रहा है। अभी एग्जीबिशन आप बेंगलोर में देखा होगा तो मोर देन 2600 स्टॉल है वहाँ पे, तो इट्स IAGS का एक मेगा एग्जीबिशन है, तो वहाँ की काफी अच्छी परचेजिंग हो गई। अहेड फेस्टिवल अब स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, इसके बाद में दीपावली है, फिर मैरिज सीजन कॉन्स्टेंटली है और काफी ज्यादा भारी मात्रा में मैरिजेज है। होपफुली है कि डिमांड काफी अच्छा निकलेगा। प्राइस भी स्टेबल है अभी 48,000 के आसपास, तो उसमें भी थोड़ा डिमांड अच्छा रहेगा मेरे से, और रुपी भी अप्रिशिएट है, तो मुझे लगता है कि डिमांड बहुत अच्छा निकलना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड अच्छी रहेगी दिवाली पर ज्वेलरी की। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर गोल्ड का प्राइस आगे जा सकता है और फंडामेंटल गोल्ड के क्या हैं। लेकिन आज के लिए अगर ट्रेड लेना हो भाविक पटेल जी गोल्ड में, आज तो चूंकि गिरावट है, तो आप जरा बताएं कि क्या आज अभी भी इस लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए या ये गिरावट बाइंग का एक मौका है? देखिए, मुझे अभी भी लग रहा है कि एटलीस्ट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जब तक 46,700 M6 फ्यूचर में नीचे जा नहीं रहा। कल भी हमने देखा कि जो CPI का डेटा आया वो कम आया है, तो उसकी वजह से गोल्ड में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, और आज भी अगर देखें तो थोड़ा रुपी स्ट्रांग हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी नरमाश आई है। तो आई थिंक 46,950 से 46,980 के करीब आता है आज के दिन गोल्ड, तो एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए 46,700 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रख सकते हैं 47,150 से 47,200 का इंट्राडे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि टाटा ग्रुप की तरफ से बयान आया है कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एयर इंडिया में विनिवेश के लिए बोली लगाई है टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप की तरफ से यह बयान आया है और एयर इंडिया की तरफ से टाटा ग्रुप ने बोली लगाई है। इस वक्त की ताजा खबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब इस पर पर्दा उठ गया है कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाई है विनिवेश के लिए, और टाटा ग्रुप का अभी अभी बयान आया है जिसमें इस बात को माना गया है, इस बात की पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर टाटा ग्रुप की तरफ से कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाई है। और इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति, एक बड़ी खबर टाटा ग्रुप की तरफ से बयान आया है, एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप ने बोली लगाई है, और इसमें क्या जानकारी है आपके पास? आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट जब बयान से पहले ही हमने खबर चलाई भी कि सोर्स बेस की टाटा ने भी बिड किया है, और बिल्कुल आप देखिए ये सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जब इसकी बोली लगी थी पहले टेक्निकल बिड और उनके राउंड्स में हमने देखा था कि टाटा ग्रुप और स्पाइसजेट ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने इसके लिए सीरियसली बिड किया है, और अब फाइनेंशियल बिड्स में भी पार्टिसिपेशन आया। टाटा का कॉन्फर्मेशन है, स्पाइसजेट का हम अभी भी समझ रहे हैं कि उनका फाइनल बोली आई है कि नहीं, बट इस वक्त सूत्र कह रहे हैं कि बहुत संभावना है कि उन्होंने भी बिड किया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये प्रोसेस बहुत जरूरी था होना। एक अच्छी बात ये हुई कि लगातार डिलेज हो रहे थे इसके डिसइन्वेस्टमेंट में, अब जाकर ये कंफर्मेशन हो गई है कि अब बोलियां खुलेंगी और एयर इंडिया फाइनली डिसइन्वेस्ट हो जाएगा, जिस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। आप जानते हैं एयर इंडिया के पास 60,000 करोड़ रुपए का डेट है, वो एक तकलीफ है, बट उनके पास जो एसेट्स हैं वो यहाँ देखने जरूरी हैं। और सेंटर ने आपने देखा था कि तीनों चीजों में, चाहे वो स्टेक एयरलाइन में है 100%, उनकी लो कॉस्ट सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस, और 50% स्टेक उनकी ग्राउंड हैंडलिंग
कंपनी एयर इंडिया स्टैट्स एयरपोर्ट सर्विस, इसमें भी एक साथ एज अ पैकेज उन्होंने बोला है कि ये सब वो डिसइन्वेस्ट करना चाह रही है। एक और बात बता दूं, इनकी प्रॉपर्टीज जो कि एयर इंडिया बिल्डिंग है मुंबई में और एयरलाइंस हाउस दिल्ली में, ये भी पार्ट ऑफ द डील है। तो कई उनके एसेट्स हैं, उनको भी इस डील में डिसइन्वेस्ट करने की बात की गई है। और आपको जानकारी है कि 10% रिडक्शन किया गया सरकार की तरफ से रिजर्व प्राइसेस में। 16 प्रॉपर्टीज जो एयरलाइंस की हैं उनकी ऑक्शनिंग के लिए, क्योंकि पहले लोगों का इंटरेस्ट नहीं आया, उन्हें लगा बहुत ज्यादा प्राइस है। इस वक्त एयर इंडिया के पास 4,400 डोमेस्टिक और 1,800 इंटरनेशनल लैंडिंग एंड पार्किंग स्लॉट्स हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर भी, एज वेल एज 900 स्लॉट्स अब्रॉड। तो ये बहुत जबरदस्त नेटवर्क एक्सपेंशन हो जाएगा जिस कंपनी के पास ये फाइनली जाएगी। और अगर ये टाटा ग्रुप फाइनली बैक कर लेता है तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत एक अट्रैक्टिव सेक्टर है इस कंपनी के लिए स्पेसिफिकली, जो बहुत कोशिश कर रही थी लगातार। आपने देखा टाटा ने एयर एशिया के साथ एक टाई अप किया, टाटा ने अपना विस्तारा लॉन्च भी किया सिंगापुर के साथ, एयरलाइंस के साथ। तो उनका बहुत सीरियस इस स्पेस में उनका एक विश्वास था शुरू से ही कि वो रहेंगे, चाहे उन्होंने बहुत इसमें लॉसेस भी खाए, बट अब एयर इंडिया के साथ अगर ये बनेंगे तो ये बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी। और आप देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म अब पिकअप बहुत स्ट्रांगली होगा, तो आई थिंक प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं इस सेक्टर के। और एयर इंडिया का फाइनल डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी टाटा से और अब ये टाटा के पास वापस जाएगा, तो ये बड़ा नॉस्टैल्जिया होगा कंपनी के लिए भी और लोगों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी स्वाति आपने दी है। एक सवाल मेरा आपसे और होगा, क्योंकि 2018 में इसी तरह की बातचीत हुई थी, इस तरह का प्रोसेस शुरू हुआ था 76% स्टेक सेल के लिए, लेकिन वो उस वक्त पूरा इसलिए नहीं हो पाया कि कोई बिडर मिला नहीं था। तो आप जरा बताएं, क्योंकि आप लगातार क्लोजली ट्रैक करती हैं, इस बार टाटा की ये बोली पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी, इसकी कितनी संभावना आपको दिख रही है? देखिए बहुत संभावना काफी ज्यादा है। अब हम ये नहीं कह सकते जब तक कि अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं आती है, तो ये कहना गलत होगा कि ये बिल्कुल 100% हो चुकी है डील। पर इतना हम कह सकते हैं कि टाटा एक इंटरेस्टेड प्लेयर है, एक सीरियस प्लेयर है, इस बिजनेस में ऑलरेडी है, ऑपरेट कर रहे हैं 2 जॉइंट वेंचर्स के साथ। तो इसमें दो राय नहीं है कि टाटा इसको चलाना चाहते हैं और बिल्कुल इसको आगे लेकर अपनी एक्सपेंशन ट्रैवल टूरिज्म में बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर दिख गया है और इसके लिए उन्होंने बोली लगाई है। अब किन शर्तों पे, कितनी बोली, क्या रिजर्व प्राइस, अगर और बिडर्स नहीं है तो और भी काम आसान है। तो देखिए सरकार की तरफ से तो बहुत क्लियर है, अब उन्होंने डेट नहीं बढ़ाई है, इसका मतलब अब जो भी इसके लिए बिड कर रहा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग दावेदार दिख रहा है। अब देखना होगा कि टाटा के अलावा अगर समझिए स्पाइसजेट ने यहाँ बोली लगाई है तो किस प्राइस पे है, तब बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ प्ले होगा, क्योंकि किसने ज्यादा पैसे देना के लिए बोली लगाई उसकी यहाँ पर जीत होगी। तो स्पाइसजेट आप जानते हैं बहुत अग्रेसिव वो भी हैं, अजय सिंह इज नोन कि वो ऐसी चीजें या M&A अपॉर्चुनिटीज हमेशा देखते हैं। तो देखना होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा स्पाइसजेट ने बोली लगाई कि नहीं, बट काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ टाटा के। जी चलिए, तो इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और हमने पहले भी आपको बताया था, जी बिजनेस लगातार इस खबर पर आपको सबसे पहले अपडेट करता आ रहा है और आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हम बात कर रहे थे गोल्ड की, और गोल्ड में जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि अभी आपको करना क्या है, तो आज के लिए भाविक पटेल जी आप बताएं, बिल्कुल अगले 6 घंटे के लिए गोल्ड में किस तरह का ट्रेड बन रहा है, क्या करना चाहिए? जी मुझे लग रहा है कि 46,950 के करीब MCX अक्टूबर फ्यूचर आता है, तो बाय कर सकते हैं 46,700 के स्टॉप लॉस से और टारगेट रख सकते हैं 47,150 से 47,200 का। जब तक आई थिंक 46,700 ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई गोल्ड की। चांदी पर बीरेन जी आपका क्या व्यू है सर? सिल्वर का भाव भी आज नीचे आया है, गिरा हुआ है, क्या चांदी में और गिरावट बढ़ने की संभावना आपको दिख रही है?
मीटिंग देखते हुए यहाँ शॉर्ट टर्म बाय साइड का कॉल लेना प्रेफर करूंगा 63,000 के आसपास। 63,900 का टारगेट रहेगा और 62,600 के आसपास का 62,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर, लेकिन एक और कमोडिटी है जहां पर जबरदस्त तेजी आई है और उस कमोडिटी का नाम है नेचुरल गैस। जी हाँ, नेचुरल गैस में तूफानी तेजी है और आज नेचुरल गैस ने 400 रुपए के स्तर को भी पार कर लिया है। एक बड़ी तेजी हमने नेचुरल गैस में देखी है। जिगर त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जिगर, आप बताएं कि नेचुरल गैस का मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया क्यों है, पहला सवाल, और क्या अभी और तेजी बाकी है या तेजी पूरी हो गई है? गुड इवनिंग मृत्युंजय, देखिए ये महीने में हमने देखा हुआ है कुछ 25% की रैली नेचुरल गैस में आई हुई है। थोड़ा सप्लाई टाइटनेस का भी इश्यू था यूएस में। हरिकेन इडा की वजह से थोड़े बहुत प्रोडक्शन में हमने यहाँ कटौती देखी थी, जिसकी वजह से हमने देखा था प्राइसेस में वन वे रैली आई थी, चाहे वो नाइमेक्स नेचुरल गैस हो या एनसीएक्स पे। जैसा कि आपने बताया 400 के ऊपर के प्राइसेस हमने आज देखे हुए। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट में है नेचुरल गैस का काउंटर। अगर 400 करंट लेवल पे ही प्राइसेस मिलते हैं, रिस्की एक कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पे लिया जा सकता है 404, 405 के स्टॉप लॉस से 390 के लिए। काफी वोलेटाइल हो चुका है ये काउंटर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया 25% की रैली आई थी, स्टे कॉशियस। आई थिंक मुझे लग रहा है टेक्निकली थोड़ा बहुत डीप आना चाहिए, उसके बाद ही वन कैन गो लॉन्ग। अदरवाइज दीज आर नॉट लेवल्स टू गो लॉन्ग ऑनेस्टली। आई थिंक किसी भी एक बाउंस पे 400-401 के आसपास बिग वॉली के यहाँ पे एक बार कॉल लेना थोड़ा और एडवाइजेबल रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब इस लेवल पे बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो यहां पर बेचकर ही चलना चाहिए। लेकिन जिगर, आप एक बात बताएं कि आप देखिए कि जब से नेचुरल गैस की रैली शुरू हुई है, मार्केट ने हर लेवल को होल्ड किया है और बहुत स्मार्टली मार्केट ऊपर गया है, एक के बाद एक नए लेवल को टच किया है। तो ये रैली ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब यहां से थोड़ा करेक्शन आएगा, तो लेकिन जब करेक्शन आएगा तो क्या डीप करेक्शन आएगा या थोड़ा बहुत ही भाव गिरेगा? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जब भी करेक्शन आया है काफी स्टीप करेक्शन आया है। सो आई थिंक आई एम लुकिंग अराउंड 370-375 लेवल्स। सो आई थिंक यस, स्टीप करेक्शन आ सकता है अगर एक बार 400 का लेवल यहाँ एक बार निकल जाएगा, जैसे कि अभी करंट लेवल चल रहा है 398, 399, वन कैन गो शॉर्ट। थोड़ा पोजिशनल व्यू भी अगर चाहिए, कीप द स्टॉप ऑफ 410, गो शॉर्ट एट करंट लेवल्स एंड कीप द टारगेट ऑफ 370 इन माइंड। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी नेचुरल गैस के ऊपर। बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे प्राइस होगा क्या। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं मयंक। पूछिए मयंक जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सबसे पहले मैं आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको कहना चाहता हूँ। आपका बर्थडे था 12 सितंबर को। और दूसरा, मैं आपके एक्सपर्ट वंदना भारती जी के लिए एक फीडबैक देना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर नेचुरल गैस। मृत्युंजय जी, उन्होंने पिछले 3 मंथ में हमें नेचुरल गैस पर बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी है। मैं 230 रुपए से नेचुरल गैस में ट्रेड कर रहा हूँ और उन्होंने वो सबसे इंडस्ट्री के पहले वो बने हैं जिन्होंने 400 रुपए का टारगेट उन्होंने बताया था मुझे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी पोजीशन, शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे दर्शकों की वजह से ही हमारा हौसला बढ़ता है और बिल्कुल आपका फीडबैक मैं पहुंचाऊंगा वंदना भारती जी तक। और सर ये बहुत बड़ी चीज है ये सर। ये जो नीरज चोपड़ा जी अभी आपने सुना होगा ओलंपिक्स में नंबर 1 पे आए थे ना, ये सर मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, नेचुरल गैस में वंदना भारती जी 3 महीने के अंदर, ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। आपको कोई सवाल हो तो मेरी पोजीशन है 365 रुपए में। मेरे 2 लॉट बाय अभी भी उसमें है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसको मैं अभी होल्ड करूँ या यहाँ पर निकल जाऊँ। अच्छा, 365 पर आपकी बाइंग है, बहुत अच्छे लेवल पर आपकी बाइंग है। 400 के ऊपर चला गया है भाव। तो बीरेन जी, आपका सुझाव क्या होगा? क्या इनको अभी होल्ड करना चाहिए या एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो जरूर होल्ड करें। इसमें अभी भी काफी गुंजाइश में देख रहा हूँ। लाइफ टाइम में मैंने इसको 99 भी देखा है और 599 भी देखा है। दोनों प्राइस मैंने देखे हैं।
तो अभी गुंजाइश काफी है। और इंटरनेशनल एलएनजी है वो तो बहुत ऊंचा $20 चल रहा है, तो गैस को शायद 450 भी क्रॉस कर सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सुल्तान है, गुजरात से हैं, पूछिए सुल्तान जी। हाँ जी, मेरा सवाल बीरेन वकील जी से है। जैसे उन्होंने पिछले साल अच्छा प्रेडिक्शन किया था, कपास खली नीचे में 2000 बताया, ऊपर में 3000 भी हुआ, तो मुझे यही जानना है अगले साल के लिए भी क्या भविष्यवाणी है उनकी, बॉटम क्या रेट है। मुझे फिजिकल में स्टॉक करना है कपास खली अगले साल के लिए, तो जरा अगर मुझे अच्छे से गाइड करे तो पता चलेगी। ओके, बताइए बीरेन जी, आपका तो जो भी आप व्यू कपास खली के ऊपर देते हैं वो सब व्यू बहुत अच्छा रहा है सर, टारगेट हिट हुए हैं। आप बताइए कि नया आउटलुक क्या है आपका कॉटन सीड ऑयल केक पर? सितंबर एक्सपायरी के बीच इसके बाद कहीं मैं इसमें व्यू बनाऊंगा। मॉनसून कब विदा लेता है, कैसे विदा लेता है वो देखना है, बट लास्ट ईयर की तरह ट्रेंड तो तेजी का ही रहेगा। मैं भी बॉटम की खोज में हूँ। टेंटेटिवली कहीं 2150-2200 के आसपास कहीं दिसंबर में मुझे इंटरेस्ट है बाई साइड में। ओके, ठीक है, चलिए। और एक खबर ये भी है, सी ने नया डेटा रिलीज किया है एडिबल ऑयल के इंपोर्ट का, जिसमें यह कहा गया है कि अगस्त में खाने के तेल का इंपोर्ट साल दर साल आधार पर 21% घटा है, और 10 महीने में मतलब नवंबर से अगस्त के बीच इंपोर्ट में करीब करीब 4% की गिरावट आई है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, एल्यूमिनियम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिप आता है 226.80 के करीब, तो लॉन्ग कर सकते हैं 229 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 225.20 का। आपकी कॉल बीरेन जी। सितंबर सीपीओ में लाइट गिरावट अगर आए तो इसमें बाइंग प्रेफर करूंगा 1105 पे। 1130 का टारगेट रहेगा, 1091 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी, निकल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिप आता है 1486 के करीब, तो वहां से लॉन्ग प्रेफर करूंगा 1505 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 1472 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।